नमस्कार, वेलकम अगेन। मैं हूं दीप्ति शर्मा। आज हम तीसरे चैप्टर वनस्पति जगत यानी कि प्लांटी किंगडम का अध्ययन करेंगे। तो इसमें हमने सेकंड चैप्टर में बताया था कि विटेकर 1969 ने संपूर्ण जगत को 5 जगत में डिवाइड किया था: मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई को हम तीसरे में पढ़ चुके हैं और अब हम पढ़ते हैं एनिमेलिया और प्लांटी को। प्लांटी मतलब वनस्पति जगत और एनिमेलिया जंतु जगत, जो कि नेक्स्ट चैप्टर है। तो प्लांटी के बारे में पढ़ने से पहले हम इसके वर्गीकरण को देख लेते हैं एक बार। एक तो कृत्रिम वर्गीकरण है, एक प्राकृतिक वर्गीकरण है। तो कृत्रिम वर्गीकरण में क्या किया गया था? कृत्रिम वर्गीकरण में जो उसके बाहरी गुण हैं उसके आधार पर उनको बांटा गया था। यानी कि जैसे कि जो इसके बाहरी गुण मतलब पादपों के आकार के गुणों, जैसे प्रकृति, रंग, पत्तियों की संख्या, आकृति के आधार पर, इस आधार पर उनका वर्गीकरण किया गया था। इसमें कायिक गुणों और अथवा पुमंग की रचना के आधार पर वर्गीकरण था, जो कि लिनियस ने ऐसे वर्गीकरण को कृत्रिम वर्गीकरण कहा, जो कि ऊपरी ऊपरी चीजों पर डिपेंड था, जो सामने में दिख रही हैं। उनकी प्रकृति कैसी है, रंग कैसा है, पत्तियों की संख्या कैसी है, उनकी पत्तियों की संख्या कितनी है, आकृति कैसी है। इसलिए लिनियस ने इसे कृत्रिम वर्गीकरण कहा था। इस कृत्रिम वर्गीकरण में एक और कमी थी कि ये इसमें कायिक और लैंगिक गुणों को समान मान्यता दी गई थी। मतलब कायिक गुण और उसके जो लैंगिक गुण हैं उनको अलग अलग नहीं किया गया था, उसके आधार पर वर्गीकरण नहीं किया गया था। बाद में प्राकृतिक वर्गीकरण दिया। प्राकृतिक वर्गीकरण में क्या था? इसमें प्राकृतिक संबंध तथा बाह्य गुणों के साथ साथ भीतरी गुणों, जैसे कि भीतरी गुण, जैसे कि उसके अंदर की संरचना, शरीर उसका कैसा है, भ्रूण विज्ञान उसका, और पादप रसायन के आधार पर, तो इस आधार पर उसका वर्गीकरण किया गया, किस आधार पर वो विकसित हुए हैं। तो पुष्पी पौधों के इस पुष्पी पादपों के इस वर्गीकरण को किसने दिया था? जॉर्ज बेंथम तथा जोसेफ डाल्टन हुकर ने। मतलब ये बेंथम और हुकर का वर्गीकरण है, जॉर्ज बेंथम और जोसेफ डाल्टन हुकर ने। इन्होंने अंदर की चीजों के बारे में अध्ययन किया, मतलब उसकी परसंरचना, शरीर, भ्रूण विज्ञान, पादप रसायन के आधार पर विकसित हुए हैं ये। तो उस आधार पर इन्होंने वर्गीकरण किया और अलग अलग भागों में बांटा। जैसे कि यहाँ पे देखिए, शैवाल में बांटा है, शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। ठीक है, तो अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि शैवाल क्या होते हैं और ब्रायोफाइटा में कौन कौन से आते हैं, इनकी क्या संरचना होती है, टेरिडोफाइटा में कौन से आते हैं, जिम्नोस्पर्म में कौन से प्लांट आते हैं, कौन से बीज आते हैं, एंजियोस्पर्म में कौन से प्लांट आते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर को। फ्रेंड्स, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए अभी। देखिए, जाति वृत्ति वर्गीकरण तंत्र जो है ये विभिन्न जीवों में विकासीय संबंध पर आधारित है। मतलब विभिन्न जीव जो हैं वो आपस में किस तरह से उनका विकास हुआ है, इस संबंध पर ये जाति वर्गीकरण तंत्र है। मतलब हम वर्गीकरण की कठिनाइयों को हल करने के लिए विभिन्न सूचनाओं और अनुशोधनों का उपयोग करते हैं। तब और भी कठिन जाता है जब उसके पक्ष में कोई भी जीवाश्मी प्रमाण उपलब्ध न हो। इसका मतलब कि जाति वर्गीकरण तंत्र में क्या है, समान टैक्सा के जीव जो थे वो उनके पूर्वज एक ही थे। ठीक है। संख्यात्मक वर्गीकरण क्या है? संख्यात्मक वर्गीकरण में क्या होता है, इसमें सजीवों के सभी गुणों को एक नंबर तथा एक कोड दे दिया जाता है और उसके मतलब बहुत सारे सजीवों के गुणों को एक साथ रखा जा सकता है, एक साथ प्रोसेस किया जा सकता है। ठीक है, इस प्रकार प्रत्येक गुण को समान महत्व दिया गया है और उसी समय सैकड़ों गुणों को एक ही बार में ध्यान रख सकते हैं। इसे कहते हैं कंप्यूटरीकृत करना, संख्यात्मक वर्गीकरण। ओके, आगे है, अब हम स्टार्ट करते हैं शैवाल। शैवाल क्या होता है? तो देखिए शैवाल के बारे में, शैवाल क्लोरोफिल युक्त सरल थैलोइड स्वपोषित मुक्तः जलीय होते हैं। मतलब क्लोरोफिल इसमें प्रेजेंट रहता है। क्लोरोफिल का मतलब है यदि किसी चीज में, यदि किसी प्लांट में क्लोरोफिल है तो वो अपना स्वपोषी होगा, अपना भोजन स्वयं निर्मित कर सकता है। सिंपल स्ट्रक्चर होता है इसका, थैलोइड शरीर होता है। ठीक है, और मतलब जड़ तना पत्ती में विभेद नहीं होता है, ऐसा कुछ थैलोइड शरीर होता है, स्वपोषी होते हैं और मुख्यतः जलीय होते हैं। जलीय कैसे होते हैं? अलवड़ीय होते हैं और समुद्री होते हैं। मतलब समुद्र में भी पाए जाते हैं और अलवड़ीय जल में भी प्रेजेंट रहते हैं। ये नमयुक्त पत्थरों, जहां पर जिन पत्थरों में नमी पाई जाती है, जहां पर जिस मिट्टी में नमी पाई जाती है वहां पर ये पाए जाते हैं, लकड़ी में पाए जाते हैं। ओके,
उनमें से कुछ कवक तथा प्राणियों के संगठन में भी पाए जाते हैं। कवक मतलब कवक में मतलब जैसे कि लाइकेन है, लाइकेन शैवाल और कवक को मिलकर के बना है, तो वहां पर भी है। और प्राणियों के संगठन मतलब स्लॉथ रीछ जो है वो प्राणियों के संगठन में पाया जाता है, स्लॉथ रीछ शैवाल। और शैवाल के माप तथा आकार में बहुत भिन्नता होती है। ओके, तो प्राणियों के संगठन में भी पाए जाते हैं जैसे स्लॉथ रीछ। अब शैवाल के माप और तथा आकार में बहुत भिन्नता होती है। इनका माप सूक्ष्मदर्शी, एक कोशिक जैसे क्लेमाइडोमोनास से लेकर कॉलोनीय जैसे बॉलवॉक्स, मतलब एक कोशिकीय कौन सा शैवाल है, वो है क्लेमाइडोमोनास। आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा नोटबुक में, एक कोशिकीय शैवाल कौन सा है, क्लेमाइडोमोनास। कॉलोनी में कौन सा रहता है, मतलब कॉलोनी बना के जो मैं आपको भी स्ट्रक्चर दिखाऊंगी गोल जैसा होता है, वो क्या होता है, बॉलवॉक्स होता है। और तंतुमय मतलब फाइब्रस लाइक स्ट्रक्चर होता है उसमें, तो वो क्या होता है, यूलोथ्रिक्स होता है। और स्पोरा, ठीक है। इनमें से कुछ शैवाल जो होते हैं वो बहुत विशालकाय होते हैं, जो कि जिसका नाम है कैल्प। कैल्प शैवाल जो होता है बहुत विशालकाय होता है। अब होता है कि ये जनन किस तरीके से करते हैं, तो शैवाल में कायिक, अलैंगिक और लैंगिक जनन करते हैं। आपने ये तो पढ़ा ही है कि ये कायिक, अलैंगिक और लैंगिक जनन क्या होता है, हमने आपको ऑलरेडी पहले समझा चुका है, लेकिन थोड़ा सा बता देते हैं कि कायिक जनन जो है वो शरीर का कोई भी भाग अलग हो जाता है और वो जनन करके मतलब एक नया पौधा बना देता है, नए पौधों में ग्रो कर जाता है वो अलग हुआ भाग, तो वो कहलाता है कायिक। और अलैंगिक जनन जैसे कि बीजाणुओं वगैरह, मतलब ये भी अलैंगिक जनन के अंदर आता है, लेकिन अलैंगिक जनन जैसे कि बीजाणुओं के द्वारा होता है। लैंगिक जनन, तो लैंगिक जनन में तो आप सब जानते हैं कि लैंगिक जनन में मतलब लैंगिक अंग के द्वारा होता है ऐसा लैंगिक जनन। तो कायिक जनन विखंडन विधि द्वारा होता है, ठीक है, यानी कि इनके शरीर का कोई भाग अलग हो जाता है और वो नए शरीर में परिवर्तित हो जाता है। इसके प्रत्येक खंड से थैलस बनता है। अलैंगिक जनन विभिन्न प्रकार के बीजाणुओं द्वारा होता है। देखिए स्पोर के द्वारा लैंगिक जनन होता है। इन स्पोर्स को, इन बीजाणु को हम क्या कहते हैं, जू स्पोर कहते हैं, ठीक है। इनमें कसाविक होता है, मतलब फ्लैजला जो होता है, फाइब्रस लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसे हम फ्लैजला कहते हैं। तो ये फ्लैजला वाले होते हैं और ये चलायमान भी होते हैं, फ्लैजला उससे ज्यादा चलते हैं। अंकुरण के बाद इनसे पौधे बन जाते हैं। लैंगिक जनन में दो युग्मक संकलित होते हैं। लैंगिक जनन जिसमें युग्मकों के द्वारा होता है, लैंगिक जनन में दो युग्मक संकलित होते हैं। ये युग्मक कसाविक युक्त मतलब फ्लैजला युक्त तथा माप में समान हो सकते हैं, जैसे कि क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास कैसा शैवाल है, ये तो एक कोशीय शैवाल है और ऊपर से इसमें के जो युग्मक है उसमें फ्लैजला प्रेजेंट रहता है, फ्लैजला युक्त होते हैं और माप में समान होते हैं क्लेमाइडोमोनास में। जबकि फ्लैजला विहीन लेकिन माप में समान है तो वो है स्पायरोगैरा। इसमें फ्लैजना नहीं है लेकिन इसके जो युग्मक है, गैमीट है, वो माप में समान है। ऐसे जनन को हम क्या कहते हैं, समयुग्मकी कहते हैं। जो माप में समान होते हैं उसे कहते हैं हम समयुग्मकी, और जो माप विभिन्न माप वाले होते हैं उसे कहते हैं हम असमयुग्मकी, जैसे कि क्लेमाइडोमोनास, ठीक है। मतलब क्लेमाइडोमोनास में बताया गया है कि इसमें फ्लैजलाइट लेकिन माप में। अच्छा, क्लेमाइडोमोनास की कुछ स्पीसीज जैसे कि कुछ स्पीसीज विषम युग्मी लैंगिक जनन में एक बड़े अचल मादा युग्मक से छोटा चलायमान नर युग्मक संग्रहित हो जाता है, जैसे कि बॉलवॉक और फ्यूकस। कुछ स्पीच में ऐसा होता है। और विषम युग्म की लैंगिक जनन में, विषम युग्म की जो होता है या समय की, उसमें लैंगिक जनन में क्या होता है, एक बड़े अचल मादा युग्मक से एक छोटा चलायमान नर युग्मक संग्रहित हो जाता है, जैसे कि बॉलवॉक्स और फ्यूकस में ऐसा होता है। शैवाल वर्ग उनके महत्वपूर्ण गुणों, पृथ्वी पर प्रकाश संश्लेषण के दौरान कुल स्थिरीकृत कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग आधा भाग जो है वो शैवाल स्थिर करते हैं। ये इंपोर्टेंट पॉइंट है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान जब फोटोसिंथेसिस होता है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग आधा भाग शैवाल द्वारा स्थिरीकृत कर लिया जाता है। ओके, देखो इसमें दिखाया गया है, ये बॉलवॉक्स है, ये किसकी संरचना है, बॉलवॉक्स की संरचना है। ओके, ये संतति कॉलोनी है इसकी, ये जनक कॉलोनी है। ओके फ्रेंड्स,
पहले हम आगे पढ़ लेते हैं, फिर इनकी स्टडी करेंगे। देखिए, पोरफायरा लैमिनेरिया सर्गासम की बहुत सी स्पीसीज हैं जो समुद्र की 70 स्पीसीजों में से है, भोजन के रूप में उपयोग की जाती है। मतलब पोरफायरा लैमिनेरिया और सर्गासम की बहुत सारी स्पीसीज भोजन के रूप में उपयोग की जाती हैं। कुछ समुद्री भूरे तथा लाल शैवाल बहुत ही अधिक कैरागीन का उत्पादन करते हैं। कैरागीन का उत्पादन किससे होता है? लाल शैवाल से होता है कैरागीन का उत्पादन, जिनका व्यावसायिक उपयोग होता है। और जिलेटियम तक क्रेसिलेरिया से एगार प्राप्त किया जाता है। एगार का उपयोग क्या होता है? इसका उपयोग सूक्ष्म जीवियों के संवर्धन में और आइसक्रीम और जेली बनाने में किया जाता है। और क्लोरेला और स्प्रुलाइना, ये एक कोशिक शैवाल है, मतलब ये एक कोशीय शैवाल होते हैं और इनमें प्रोटीन जो होती है वो प्रचुर मात्रा में, बहुत ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। यहाँ तक कि इसका उपयोग, प्रोटीन बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है क्लोरेला और स्प्रुलाइना में, इसलिए इसका उपयोग अंतरिक्ष यात्री भी भोजन के रूप में करते हैं। शैवाल जो होते हैं उनको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। एक तो क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी। क्लोरोफाइसी मतलब ग्रीन शैवाल कहते हैं इनको, और फियोफाइसी भूरे शैवाल होते हैं और रोडोफाइसी रेड शैवाल होते हैं। ठीक है, क्लोरोफाइसी क्या होता है? देखिए, क्लोरोफाइसी के सदस्यों को क्लोरोफाइसी सदस्यों को प्रायः हरा शैवाल कहते हैं, क्योंकि ये इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट रहती है। ये एक कोशिक कॉलोनीमय तंतुमय हो सकते हैं, मतलब ये हरे शैवाल हैं, इसको ग्रीन एल्गी कहते हैं। कॉलोनीमय और तंतुमय हो सकते हैं ये, मतलब कॉलोनीमय जैसे कि बॉलवॉक्स होता है उस तरीके का हो सकता है, या फिर तंतुमय यानी कि फाइब्रस लाइक स्ट्रक्चर हो सकता है। इसमें क्लोरोफिल ए और बी के प्रभावी होने के कारण इनका रंग जो होता है हरी घास की तरह होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? क्लोरोफिल ए और बी प्रभावी होता है। ठीक है, वर्णक जो होते हैं, इनके पिगमेंट वर्णक जो होते हैं वो सुस्पष्ट क्लोरोप्लास्ट में होते हैं। क्लोरोप्लास्ट डिस्क प्लेट की तरह जालकाकार, कप के आकार, सर्कल तथा रिबन के आकार के हो सकते हैं। इनके अधिकांश सदस्यों क्लोरोप्लास्ट में एक अथवा एक से अधिक पायरिनॉइड होते हैं। पायरिनॉइड क्या होते हैं? क्लोरोप्लास्ट में पायरिनॉइड प्रेजेंट होते हैं। पायरिनॉइड जो होते हैं वो स्टार्च होता है, मतलब भोजन के रूप में रहते हैं, स्टार्च। कुछ शैवाल तेल बंदों के रूप में भी भोजन संचित करते हैं, जैसे कि हरे शैवाल में एक कठोर कोशिका भित्ति होती है जिसकी भीतरी सतह सेल्यूलोज की और बाहरी सतह जो होती है वो पेक्टोज की बनी होती है। मतलब इसमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है जिसमें भीतर की सतह जो होती है वो किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की, और बाहरी सतह जो होती है वो किसकी बनी होती है? पेक्टोज की बनी होती है। कायिक जनन प्रायः तंतु के टूटने से, मतलब जो कायिक जनन है वो किससे? इसका तंतु टूट जाता है और तो उससे भी नए शरीर का विकास हो जाता है। और विभिन्न प्रकार के बीजाणु स्पोर के द्वारा अलैंगिक जनन होता है। अलैंगिक जनन जो होता है फ्लैजेला युक्त जू स्पोर से होता है। हमने आपको बताया था ऊपर अभी कि जू स्पोर जो इसमें बीजाणु होता है उसके द्वारा अलैंगिक जनन होता है। जू स्पोर जो होता है वो जू स्पोरेंजियम, ये देखिए जू स्पोर जो होता है वो जू स्पोरेंजिया, जू स्पोरेंजिया में बनते हैं। लैंगिक जनन में लैंगिक कोशिकाओं के बनने में बहुत भिन्नता दिखाई देती है। ये कैसे होते हैं? समयुग्मकी, असमयुग्मकी हो सकते हैं। समयुग्मकी मतलब जिनके युग्मक समान है, असमयुग्मक जिनके युग्मक असमान है। जैसे कि इनके सदस्य कौन कौन से हैं? ग्रीन एल्गी के, उसमें क्लेमाइडोमोनास आता है। क्लेमाइडोमोनास कैसा है? एक कोशिकीय है। बॉलवॉक्स, बॉलवॉक्स कैसा है? कॉलोनीय शैवाल है। और यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगायरा, यूलोथ्रिक्स कैसा है? तंतुमयी है, मतलब इसमें फ्लैजेला पाया जाता है। और कारा, ठीक है, क्लेमाइडोमोनास, बॉलवॉक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगायरा, कारा, ये ग्रीन शैवाल है। ठीक है, हमने जो पिंक कलर में किया है वो काफी इंपोर्टेंट है, आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट है फियोफाइसी यानी कि भूरे शैवाल। ठीक है, ये क्या होते हैं? इनके माप और आकार में बहुत विभिन्नताएं होती हैं। ये सरल शाखित तंतुमयी से लेकर सघन शाखित जैसे केल्प तक हो सकते हैं। मतलब केल्प शैवाल कैसा है? भूरा शैवाल है, फियोफाइसी के अंतर्गत आता है। केल्प की ऊंचाई 100 मीटर तक हो सकती है। इनमें क्लोरोफिल ए, सी, कैरोटीनॉइड तथा जेंथोफिल होता है। और जबकि क्लोरोफाइसी में क्या था? ग्रीन एल्गी में क्लोरोफिल ए और बी प्रेजेंट था जिसके कारण वो ग्रीन एल्गी थी। और इसमें क्लोरोफिल ए और सी प्रेजेंट है, और कैरोटीनॉइड और जेंथोफिल।
ठीक है। इनका रंग जैतूनी हरे से लेकर भूरे के विभिन्न शेड तक हो सकता है। ये शेड किस कारण से होता है? ज़ैंथोफिल वर्णक के कारण से। ज़ैंथोफिल वर्णक फ्यूकोजैंथिन की मात्रा पर निर्भर करता है, यानी कि ज़ैंथोफिल जो पिगमेंट है, वर्णक है, उसके अंदर फ्यूकोजैंथिन जो पाया जाता है, फ्यूकोजैंथिन कितना है उसकी मात्रा पर निर्भर करता है कि इसका शेड कैसा होगा। जटिल कार्बोहाइड्रेट के रूप में भोजन संचित करते हैं, जबकि वहां पर किस रूप में था? पायरिडॉन के रूप में, पायरिनॉइड के रूप में, सॉरी, ठीक है, पायरिनॉइड स्टार्च के रूप में रहता है। यहाँ पर किसमें है? जटिल कार्बोहाइड्रेट के रूप में भोजन संचित करते हैं। यह भोजन लेमिनेरिन अथवा मैनिटोल के रूप में हो सकता है। काय कोशिका में सेल्यूलोज से बनी कोशिका भित्ति होती है और जिसके बाहर की ओर एल्जिन का जिलेटिन स्तर होता है। ठीक है। प्रोटोप्लास्ट में लवक के अतिरिक्त केंद्र में राजधानी तक केंद्रक होते हैं। पौधे प्रायः संलग्न द्वारा सबस्ट्रेटम से जुड़ा रहता है और इनमें एक वृंत तथा पत्ती की तरह का प्रकाश संश्लेषी अंग होता है, यानी कि ये तो वृंत होता है एक, जैसे कि स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, और पत्ती पत्ती की तरह का प्रकाश संश्लेषी अंग होता है। इनमें कायिक जनन जो है विखंडन विधि के द्वारा होता है। अलैंगिक जनन नाशपाती के आकार वाले दो फ्लैजला युक्त जूस्पोर द्वारा होता है। तो फ्यूफाइसी में जो अलैंगिक जनन है वो नाशपाती के आकार वाले दो फ्लैजला युक्त जूस्पोर द्वारा होता है। ये फ्लैजला जो होते हैं वो असमान होते हैं और पार्श्वी रूप से जुड़े रहते हैं। लैंगिक जनन जो है वो समयुग्मकी असमयुग्मकी हो सकता है। युग्मकों का संगम जो है जल में अथवा अंडधानी में हो सकता है। ओके, यानी कि अंडधानी में किसका होता है? विषम युग्मकी स्पीसीज का होता है। युग्मक पायरिफॉर्म की युग्मक जो होता है वो नाशपाती के आकार की होती है और इसके पार्ट्स में दो फ्लैजला होते हैं, उनके द्वारा ही लैंगिक जनन होता है। ठीक है, तो इनके सदस्य कौन कौन से हैं? एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लेमिनेरिया, शारगासन का फ्यूकस। एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लेमिनेरिया, शारगासम और फ्यूकस जो है वो कैसे हैं? भूरे शैवाल हैं। नेक्स्ट है रोडोफाइसी। रोडोफाइसी लाल शैवाल है। इनका लाल रंग लाल वर्णक आर फाइकोएरिथ्रिन इसमें प्रेजेंट रहता है, जिसके कारण इनका लाल रंग होता है आर फाइकोएरिथ्रिन के कारण। अधिकांश लाल शैवाल जो है वो समुद्र में प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, और इनमें जो भोजन है वो फ्लोरिडियन स्टार्च के रूप में संचित रहता है। फ्लोरिडियन स्टार्च के रूप में। इस स्टार्च की रचना एमाइलो प्रोटीन तथा ग्लाइकोजन की तरह होती है। किसकी तरह होती है? एमाइलो प्रोटीन और ग्लाइकोजन की तरह होती है इस स्टार्च की रचना। इनमें कायिक जनन कैसा होता है? विखंडन विधि के द्वारा होता है कायिक जनन। अलैंगिक जनन जो है अचल, यानी कि इसमें फ्लैजला नहीं पाए जाते हैं, एक ही जगह प्रेजेंट रहते हैं, अचल स्पोर के द्वारा होता है। लैंगिक जनन जो है वो अचल युग्मकों के द्वारा होता है, मतलब इसमें फ्लैजला इसमें प्रेजेंट नहीं होते हैं, मतलब ये एक जगह दूसरी जगह से गति नहीं करते हैं, अचल युग्मकों के द्वारा होता है। लैंगिक जनन विषम युग्मकी होता है। ठीक है, और इसके पश्चात लैंगिक जनन विषम युग्मकी होता है, यानी कि युग्मक जो होते हैं वो समान नहीं होते हैं। ठीक है, और निषेचन विकास होता है। इनके सामान्य सदस्य कौन कौन से हैं? पॉलीसाइफोनिया, ग्रेसिलेरिया, पोरफायरा और जिलेडियम। ठीक है, इसके रेड एल्गी के पॉलीसाइफोनिया, ग्रेसिलेरिया, पोरफायरा और जिलेडियम। इनके एग्जाम्पल ही काफी इंपोर्टेंट है, तो आप एग्जाम्पल को याद रखिएगा। ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा में मॉस तथा लिवरवर्ट आते हैं। अब आ गया ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा के अंतर्गत मॉस आते हैं और लिवरवर्ट आते हैं, जो कि पहाड़ियों में नम तथा छायादार क्षेत्रों में पाए जाते हैं। यानी कि नम, जहां पर नमी होती है और छायादार स्थान होते हैं, वहां पर ब्रायोफाइट प्रेजेंट रहते हैं। ब्रायोफाइटा को पादप जगत के जल स्थलचर भी कहा जाता है। अच्छा, एक मिनट में एल्गी का, आप लोग एल्गी का स्ट्रक्चर एक बार देख लीजिएगा। देखिए, इसमें हरित शैवाल में क्या है? बॉलवॉक्स, क्लेमाइडोमोनास और कारा। देखिए, ये बॉलवॉक्स है, ये क्लेमाइडोमोनास है, इसमें फ्लैजला प्रेजेंट है ना, और ये जो है वो कारा है, कारा स्ट्रक्चर का होता है, शाखाएं इसकी अक्ष है।
और ये है भूरे शैवाल यानी कि फियोफाइसी के अंदर आते हैं। इसमें क्या है, लैमिनेरिया, फ्यूकस और डिक्टियोटा। ठीक है, ये लैमिनेरिया है, लैमिनेरिया, फ्यूकस और डिक्टियोटा। ठीक है, नेक्स्ट है लाल शैवाल। लाल शैवाल में क्या है, पोरफायरा, पॉलीसाइफोनिया। ये पोरफायरा है, ये पॉलीसाइफोनिया है। तो ये तो होगा इसके एग्जाम्पल। अब देखिए ये ये जो टेबल बनाई गई है इसमें क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी को मतलब सबको अच्छी तरह से समझा दिया। इसमें अच्छी तरीके से क्लैरिफाई करने के लिए ये टेबल बनाई गई है, तो आपको इसमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। ग्रीन शैवाल में क्या है, क्लोरोफिल ए और बी प्रेजेंट होता है, हमने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी अभी। स्टार्च, भोजन जो है स्टार्च के रूप में संचित रहता है। और सेल्यूलोज की कोशिका भित्ति होती है, पेक्टोज की भी होती है बाहरी परत। ठीक है, यहाँ लिखा नहीं है। और फ्लैजला की संख्या 2 से 8 होती है, समान होती है, शीर्ष से होते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं, अलवर में लवणीय जल और खारे जल में प्रेजेंट होते हैं। जबकि फ्यूफाइसी जो है उसमें क्लोरोफिल ए, सी और फ्यूकोजेंथिन, ठीक है, जेंथोफिल के अंदर जो फ्यूकोजेंथिन की मात्रा होती है उस पर डिपेंड करता है कि शैवाल का सेट कैसा है, भूरे हैं वो। ठीक है, मैनिटोल और लेमिनेरिन के रूप में भोजन संचित रहता है। सेल्यूलोज की कोशिका भित्ति होती है, उसके चारों तरफ आवरण किसका होता है, एल्जिन का होता है। और 2 इसमें फ्लैजला की संख्या होती है, असमान होते हैं उनके फ्लैजला और पार्श्वीय रूप से जुड़े रहते हैं। अलवर जल में ये पाए जाते हैं, खारे जल में भी पाए जाते हैं, लवणीय जल में भी ये प्रेजेंट रहते हैं। रोडोफाइसी जो है वो इसमें क्लोरोफिल ए और डी, पहले में ए बी, दूसरे में ए सी, तीसरे में ए डी और फाइकोइरेथ्रिन पाया जाता है, जिसके कारण इनका रंग जो होता है वो रेड कलर का होता है। ओके, और क्लोरोफाइसी का हरे सवाल किसके कारण के होते हैं, क्लोरोफिल एओबी के कारण। इसमें क्लोरोफिल एसी और फ्यूकोजेंथिन के कारण, इसमें फाइकोरेथ्रिन के कारण। इसमें भोजन जो है वो लाल शैवाल में वो फ्लोरोडियान स्टार्च के रूप में प्रेजेंट रहता है। कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की होती है और जो इसमें फ्लैजला है वो अचल युग्मक इसमें प्रेजेंट रहते हैं। इसमें बीजाणु में भी फ्लैजला नहीं पाए जाते हैं, यानी कि इनमें एब्सेंट रहते हैं वो। ये अलवर जल, खारा जल और जल में मतलब इस प्रकार के जल में ये पाए जाते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं वापस ब्रायोफाइटा। देखिए ब्रायोफाइटा को क्या कहा जाता है, पादप जगत का स्थल जल कहा जाता है। ये क्या होते हैं, ये नम और छायादार स्थानों पर होते हैं। ये भूमि पर भी जीवित रह सकते हैं, किंतु लैंगिक जनन के लिए यानी कि जल की आवश्यकता नहीं है, ये भूमि पर जीवित रह सकते हैं, लेकिन लैंगिक जनन के लिए जल पर ही डिपेंड रहते हैं। ये नम शीलन यानी कि जहां पर नमी रहती है और छायादार स्थान पर पाए जाते हैं। ठीक है, इनकी पादपकाय जो होती है शैवाल की अपेक्षा अधिक विभेदित होती है, डिफ्रेंशिएट होती है। मतलब शैवाल का जो आकार होता है, जो पादकी शरीर होता है वो थैलोइड के आकार का होता है और वो किसी चीज में विभेदित नहीं होती है। जबकि ये जो होती है शैवाल से थोड़ा अधिक विभेदित होती हैं। ये थैलस की तरह होता है और सयान अथवा सीधा होता है, एक कोशिक बहुकोशिक मूलाभ द्वारा सबस्ट्रेटम से जुड़ा रहता है। इनमें वास्तविक मूल तना अथवा पत्तियां नहीं होती हैं, मतलब इनके समान संरचना होती है लेकिन वास्तविक तरीके से नहीं होती हैं। इनमें मूल सम, पत्ती सम, तना सम संरचना होती है, लेकिन वास्तविक रूप से अब जैसे एंजियोस्पर्म इसमें टेरिडोफाइटा में वगैरह में आप देख सकते हो कि अलग से सब कुछ चीज दिखती है, वो यहाँ पर ब्रायोफाइटा में नहीं होती है कि मूल सम, पत्ती सम, तना सम संरचना होती है इसमें। ब्रायोफाइटा की मुख्यकाय जो होती है वो अगणित होती है। ये युग्मक उत्पन्न करते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, युग्मकोद्भिद कहते हैं। ब्रायोफाइटा में लैंगिक अंग बहुकोशिक होते हैं। नर लैंगिक अंग को पुंडानी कहते हैं। ये द्विकशाविक पुमंग उत्पन्न करते हैं। नर लैंगिक अंग पुमंग तो उत्पन्न करेगा ही, तो ये द्विकशाविक यानी कि डबल फ्लैजला होता है इसमें। और मादा जनन अंग को स्त्रीधानी कहते हैं। ये फ्लास्क के आकार का होता है मादा जनन अंग, जिसमें क्या होता है, एक अंड होता है। पुमंग को पानी में छोड़ दिया जाता है। ये पुमंग जो है वो स्त्रीधानी के संपर्क में आते हैं और अंडे से संगलित हो जाते हैं, जिसके कारण दोनों जब
पुमंग और अंड मिलते हैं तो युग्मनज का यानी कि जायगोट बनता है। जायगोट यानी कि युग्मनज में तुरंत न्यूनीकरण विभाजन नहीं होता है। न्यूनीकरण मतलब मियोसिस विभाजन नहीं होता है और इसमें एक कोशिक बीजाणु उद्भिद स्पोरोफाइट बन जाता है। ठीक है, स्पोरोफिट मुक्त जीवी नहीं है बल्कि यह प्रकाश संश्लेषी युग्मकोद्भिद से जुड़ा रहता है और इससे अपना पोषण प्राप्त करता है। स्पोरोफाइट की कुछ कोशिकाओं में न्यूनीकरण विभाजन होता है जिससे अगुणित बीजाणु अंकुरित होकर युग्मकोद्भिद में विकसित हो जाते हैं। मतलब स्पोरोफाइट की कुछ कोशिकाएं जो होती हैं उनमें न्यूनीकरण विभाजन होता है, मियोसिस। तो उसकी अब मियोसिस जब विभाजन होगा तो अगुणित कोशिकाएं उत्पन्न होंगी, तो अगुणित बीजाणु जो होते हैं वो अंकुरित होकर किसका निर्माण कर देते हैं? युग्मकोद्भिद का निर्माण कर देते हैं। ब्रायोफाइट की बहुत कम आर्थिक इसका महत्व है, लेकिन कुछ मॉस शाकाहारी स्तनधारियों तो पक्षियों अन्य प्राणियों को भोजन प्रदान करते हैं, जैसे कि स्फैग्नम की कुछ जातियां जो हैं वो क्या पीट प्रदान करती हैं, जिस पीट मतलब कोयला। ठीक है, इसका उपयोग पैकिंग में और सजीव पदार्थों को स्थानांतरित करने में भी होता है ब्रायोफाइट का। क्यों? क्योंकि इनमें पानी को रोकने की अद्भुत क्षमता होती है। लाइकेन समेत मॉस सर्वप्रथम ऐसे सजीव हैं जो चट्टानों पर उगते हैं। ब्रायोफाइट को लिवरवर्ट और मॉर्स में डिवाइड किया गया है। तो लिवरवर्ट और मॉर्स को देखते हैं। लिवरवर्ट क्या है? लिवरवर्ट जो होते हैं नमी छायादार स्थानों जैसे कि नदियों के किनारे, दलदले स्थानों, गीली मिट्टी, पेड़ों की छालों आदि पर उगते हैं। लिवरवर्ट की पादपकाय थैलासा मार्केंशिया होती है। ठीक है, जो उसकी पादपकाय होती है यानी कि उसका शरीर जो होता है वो थैलासाव होता है। लिवरवर्ट में अलैंगिक जनन थैलस के विखंडन के द्वारा होता है अथवा इनमें एक विशेष संरचना होती है जैमा द्वारा भी होता है इसमें अलैंगिक जनन। ठीक है, तो चलिए पहले हम उसका अध्ययन कर लेते हैं डायग्राम का। तो ये देखिए, ये जैमा कप है, इसके द्वारा भी अलैंगिक जनन होता है। ठीक है, ये स्त्री धानीधर है यानी कि यहाँ पर फीमेल गैमीट का निर्माण होता है। ठीक है, ये मूलाव के द्वारा जुड़े रहते हैं, ऐसे ये मूलाव है इनके राइजोइड्स, ये इसके द्वारा जुड़े रहते हैं। और ये गैमा कप है, ये नर जनन अंग है। यहाँ पे ये पुंधानीधर क्या है? नर जनन अंग है। ये नर थैलस है। गैमा कप नर थैलस में प्रेजेंट होता है और जैमा कप के इसमें स्त्री धानी में प्रेजेंट होता है, मतलब फीमेल गैमिट में, फीमेल में जैमा कप प्रेजेंट होता है। देखिए जैसे कि फ्यूनेरिया और स्फैग्नम को बताया गया है। इसमें क्या होता है? युग्मकोद्भिद भी होता है ये, यानी कि गैमीट भी बनाता है ये। और यहाँ पर देखिए बीजाणु उद्भिद बीजाणु उत्पन्न करता है, उसके द्वारा अलैंगिक प्रजनन करता है। पेपर्ण इसके शाखा है, ये यहाँ पे इसकी स्त्रीधानी शाखा है। ओके, तो ये स्फैग्नम है। अब देखिए जैमा कप जो होता है हरी बहुकोशिक अलैंगिक कलियां हैं। ये छोटे छोटे पात्रों जिन्हें जैना कप कहते हैं में स्थित होती हैं। ठीक है, जैमा जो होती है वो हरी बहुकोशिक अलैंगिक कलियां हैं। ये छोटे छोटे पात्रों जिन्हें जैमा कप कहते हैं में स्थित होती हैं। ये अपने पैतृक पादप से अलग हो जाती हैं और इससे एक नया पादप उगाता है। लैंगिक जनन के दौरान नर तथा मादा लैंगिक अंग या उसी थैलस पर या दूसरे थैलस पर बनते हैं। स्पोरोफाइट में एक पाद सीटा तक कैप्सूल होता है। एक पाद सीटा और कैप्सूल होता है। स्पोरोफाइट में मियोसिस के बाद कैप्सूल में स्पोर बनते हैं। स्पोर से अंकुरण होने के कारण मुक्त जीवी युग्मकोद्भिद होता है, यानी कि स्पोर से अंकुरण होता है, इसलिए अंकुरण करके ये नया युग्मकोद्भिद बना देते हैं, की रचना कर देते हैं, तो ये मुक्तजीवी होता है। नेक्स्ट है मॉस। मॉस क्या होता है? जीवन चक्र की प्रभावी अवस्था युग्मकोद्भिद होती है। मॉस के जीवन चक्र में प्रभावी अवस्था क्या होती है? युग्मकोद्भिद की होती है, जिसकी दो अवस्था होती हैं। पहली अवस्था प्रथम तंतु है जो स्पोर से बनता है। यह विसर्पी हरा साकित प्राय तंतुमय होता है। और दूसरी अवस्था पत्ती की तरह की होती है जो प्रथम तंतु से पार्श्वी कली के रूप में उत्पन्न होती है। ठीक है, ये बहुकोशिक यानी कि पार्श्वी, इसमें सीधा पतला तनासा होता है जिस पर सल्फेट रूप से पत्तियां लगी रहती हैं। ये बहुकोशिक शाखित मूलाभ द्वारा मिट्टी से जुड़ी रहती हैं। इस अवस्था में क्या होता है? लैंगिक अंग विकसित होते हैं। मॉस में कायिक जनन द्वितीयक प्रथम तंतु के विखंडन तथा मुकुलन द्वारा होता है, यानी कि कायिक जनन जो है द्वितीयक
तंतु जो होता है द्वितीय प्रथम तंतु के विखंडन द्वारा मुकुलन द्वारा होता है, और मुकुलन द्वारा के वही होता है। लैंगिक जनन में लैंगिक अंग पुंधानी तथा स्त्रीधानी पत्तीदार प्ररोई की चोटी पर स्थित होते हैं। निषेचन के बाद यूग्मनज से स्पोरोफाइट विकसित होता है। जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है उसके बाद जाइगोट जो बनता है उससे स्पोरोफाइट विकसित होता है जो 5 सीटा तक कैप्सूल में विभेदित होता है, यानी कि स्पोरोफाइट स्पोर जो बनाता है। मॉस में स्पोरोफाइट लिवरवर्ट की अपेक्षा अधिक विकसित होता है। कैप्सूल में स्पोर होते हैं, मियोसिस के बाद स्पोर बनते हैं, बाद में स्पोर विकिरण की बहुत विस्तृत प्रणाली होती है। इसमें सदस्य कौन कौन से हैं मॉस के? फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम और स्फैग्नम। ठीक है, इनकी युग्मोद्भिद मैन संरचना होती है। टेरिडोफाइट क्या होते हैं? टेरिडोफाइट जो होते हैं, टेरिडोफाइट का सजावट में बहुत अधिक आर्थिक महत्व है। फूल वाले अधिकांश फर्न का उपयोग सजाने में करते हैं, यानी कि टेरिडोफाइट के अंतर्गत जो पौधे आते हैं उनका उपयोग हम सजाने के लिए करते हैं, सजावटी के तौर पर करते हैं। विकास की दृष्टि से ये स्थल पर उगने वाले सर्वप्रथम पौधे हैं जिनमें संवहन ऊतक पाया जाता है। संवहन ऊतक मीन्स वेस्कुलर बंडल, जाइलम और फ्लोएम पाया जाता है। मतलब ये काम क्या होता है? जाइलम और फ्लोएम का जल का और भोजन का ये पूरे पौधे में स्थानांतरण करते हैं। यानी कि जाइलम जो होता है वो जल का स्थानांतरण करता है पूरे पौधे में, और फ्लोएम जो होता है वो पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा जो भोजन बनाए जाते हैं उनको पादप के पूरे शरीर में पहुंचाता है। ये होते हैं वेस्कुलर बंडल का काम। तो ये पहले पौधे हैं टेरिडोफाइट जो कि जिनमें वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट रहता है। ओके, टेरिडोफाइट के अंतर्गत क्या आते हैं? हॉर्सटेल और फर्न आते हैं। हॉर्सटेल और फर्न। टेरिडोफाइट ठंडे, गीले, छायादार स्थानों पर पाए जाते हैं। कुछ रेतीली मिट्टी में भी उगाते हैं। ब्रायोफाइट के जीवन में युग्मोद्भिद प्रभावी अवस्था थी। कौन सी युग्मोद्भिद? कौन सी अवस्था थी? प्रभावी अवस्था थी। ठीक है, और लेकिन टेरिडोफाइट में मुख्य पादप काय कैसी है? स्पोरोफाइट है, जिसमें वास्तविक मूल तरह पत्तियां होती हैं। अच्छा, यहाँ जो ब्रायोफाइट था उसमें मूल तना और पत्ती सम संरचना थी। मूल सम, तना सम और पत्ती सम संरचना थी, लेकिन स्पष्ट संरचना नहीं थी। लेकिन टेरिडोफाइट में मूल, तना और पत्तियों की स्पष्ट संरचना होती है। इन अंगों में सुस्पष्ट संवहन ऊतक होते हैं, यानी कि वेस्कुलर बंडल होते हैं। टेरिडोफाइट की जो पत्तियां होती हैं वो छोटी होती हैं, लघु पर्ण होती हैं, और जैसे कि स्लेजमेला, और बड़ी बृहद पर्ण हो सकती हैं तो वो फर्न में पाई जाती हैं। स्पोरोफाइट में बीजाणुधनी होती है जो पत्ती की तरह के बीजाणुपर्ण पर लगी रहती है। कुछ टेरिडोफाइट में जीवाणुपर्ण सघन होकर सुस्पष्ट संरचना बनाते हैं जिन्हें क्या कहते हैं? शंकु कहते हैं, जैसे कि स्लेजनेला और इक्विसिटम। ठीक है, बीजाणुधानी के स्थित बीजाणु मात्र कोशिका में मियोसिस के कारण बीजाणु बनते हैं। मियोसिस डिवीजन होता है उसके कारण क्या बनते हैं? बीजाणु बनते हैं। बीजाणु अंकुरित होने पर एक अस्पष्ट छोटा बहुकोशिक मुक्तजीवी अधिकांशतः प्रकाश संश्लेषी थैलाव युग्मोद्भिद बनाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? प्रोथैलस। तो प्रोथैलस क्या होता है कि बीजाणु जो है वो अंकुरित होने पर एक अस्पष्ट छोटा बहुकोशिक मुक्तजीवी अधिकांशतः प्रकाश संश्लेषी थैलाव युग्मोद्भिद बनाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? प्रोथैलस कहते हैं। इन युग्मोद्भिद को उगाने के लिए ठंडा, गीला और छायादार स्थान की जरूरत होती है। ठीक है, इनकी विशिष्ट सीमित आवश्यकताएं होती हैं। पानी की आवश्यकता कम होने के कारण जीवित टेरिडोफाइट का फैलाव भी सीमित है। ओके, युग्मोद्भिद के नर तथा मादा अंग होते हैं। नर अंग को हम पुंधानी कहते हैं और मादा अंग को हम स्त्रीधानी कहते हैं। पुंधानी से पुंगड़ू के निकलने के बाद उसे स्त्रीधानी के मुंह तक पहुंचने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। इसमें क्या होता है? इसके फैलाव सीमित क्यों है? क्योंकि इसमें निषेचन के लिए पानी की आवश्यकता होती है। ठीक है, पानी की आवश्यकता होगी तो जब पानी नहीं होगा तो ये निषेचन नहीं कर पाएंगे, तो नया टेरिडोफाइट जो प्लांट है वो नहीं बन पाएगा। ठीक है, स्त्रीधानी में स्थित अंडे से नर युग्मक संलग्न हो जाता है और क्या बनाता है? गैमीट में वो जायगोट बनाता है, युग्मनज बनाता है। उसके बाद युग्मनज से बहुकोशिक सुस्पष्ट स्पोरोफाइट बन जाता है
जो टेरिडोफाइट की प्रभावी अवस्था है, स्पोरोफाइट प्रभावी अवस्था है टेरिडोफाइट की, जबकि ब्रायोफाइट की यूकोदविद प्रभावी अवस्था है। यद्यपि अधिकांश टेरिडोफाइट में जहां एक स्पोर एक ही प्रकार के होते हैं, उन पौधों को हम संबीजाणु कहते हैं, जैसे कि स्लेजनेला और साल्विनिया में। ठीक है, साल्विनिया के बृहद बड़े तथा छोटे स्पोर बनते हैं। जहां पर स्पोर एक ही प्रकार के होते हैं, उन पौधों को हम क्या कहते हैं, समबीजाणु कहते हैं। लेकिन जहां पर स्पोर डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, उसे कहते हैं हम विषम बीजाणु। जैसे कि स्लेजनेला और साल्विनिया में डिफरेंट बीजाणु बनते हैं, छोटे और बड़े स्पोर बनते हैं, इसलिए इनमें विषम बीजाणु पाया जाता है। बड़े बृहद बीजाणु तो छोटे लघु बीजाणु के क्रमशः मादा तथा नर निकोधित बन जाते हैं। यानी कि जो छोटा बीजाणु है उससे मादा, जो बृहद बीजाणु है उससे मादा इंगोद्भिद, और जो छोटा बीजाणु है, लघु बीजाणु है, उससे नर इंगोद्भिद का निर्माण हो जाता है। ठीक है, मादा यूकोद्भिद में यूगनस का विकास होता है, जिसमें एक नया शैशव भ्रूण बनता है, क्योंकि जहां पर यूकोद्भिद में यूगनस का विकास होगा, वहां पर क्या बन जाएगा, भ्रूण का निर्माण हो जाएगा। तो मादा यूकोद्भिद में यूगनस का विकास होता है, जिससे एक नया सहसा भ्रूण बन जाता है। यह घटना बहुत महत्वपूर्ण समझी जाती है। क्यों समझी जाती है? सहसा भ्रूण बन रहा है इसमें, क्योंकि यही सहसा भ्रूण, यही घटना हमें बीजी प्रकृति की ओर ले जाती है, यानी कि यह बीज का विकास होने की ओर है। टेरिडोफाइट के 4 क्लास होते हैं, साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फिनोप्सिडा और टीरोप्सिडा। साइलोप्सिडा में साइलोटम आता है, लाइकोप्सिडा में आता है स्लेजनेला और लाइकोपोडियम, स्फिनोप्सिडा में आता है इक्विशटम और टीरोप्सिडा में आता है ड्रायोप्टेरिस तथा एडियंटम। ठीक है, तो इसके 4 क्लास हैं, साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फिनोप्सिडा और टीरोप्सिडा। देखिए ये दिया गया है, टेरिडोफाइट है स्लेजनेला, इक्विशटम, फर्न और सेल्विनिया। ठीक है, ये है स्लेजनेला, ये स्लेजनेला का प्रधान प्लांट है, ये इक्विशटम है। ठीक है, ये इसकी रूट्स हैं, इस तरीके के जुड़े रहते हैं पृथ्वी से, और इसका ये स्तंभ है, ये पत्तियां हैं, ये मूल संरचना है इसकी। ओके, इक्विशटम में ये स्ट्रोविलस है यहाँ पर। ठीक है, स्पोर जहाँ होते हैं वो स्ट्रोविलस है यहाँ पर, पर्व, संधि गांठ, यहाँ पर ये शाखाएं हैं इसकी। ओके, और फर्न का पौधा दिखाया गया है, और सैल्विनिया का सॉरी। नेक्स्ट है जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस मीन्स अनावृत, स्पर्म मतलब बीज, यानी कि ऐसे बीज जो अनावृत होते हैं, जिनके ऊपर आवरण नहीं होता है, उन्हें कहते हैं हम जिम्नोस्पर्म। ठीक है, इनमें बीजांड जो होता है वो बीज अंडाशय भित्ति से ढके हुए नहीं होते हैं, और ये निषेचन से पूर्व तथा बाद में भी अनावृत ही रहते हैं। यानी कि निषेचन से पहले तो अनावृत हैं ही, और बाद में भी अनावृत ही रहते हैं। और इनके जो बीजांड होते हैं वो अंडाशय भित्ति से ढके हुए नहीं होते हैं, जबकि आगे जब हम एंजियोस्पर्म पढ़ेंगे तो उसके जो बीजांड होते हैं वो अंडाशय भित्ति से ढके हुए होते हैं। ओके, जिम्नोस्पर्म में मध्यम अथवा लंबे वृक्ष तथा झाड़ियां होती हैं, और सबसे लंबा वृक्ष है सिकुआ वृक्ष, यानी कि जिम्नोस्पर्म का सबसे लंबा वृक्ष है सिकुआ वृक्ष। इनकी मूल प्राय कैसी होती है? मूसला होती है, यानी कि मोटी जड़ जो है इसमें पाई जाती है। ठीक है, और इसकी जो जड़ होती है, जो मूल होती है, इसके कुछ जीनस की मूल जो होती है वो कवक से सहयोग कर लेती है। तो जो मूल कवक से सहयोग करती है उसे कहते हैं कवक मूल, और जैसे कि पाइनस में होता है ऐसा। और जो मूल शैवाल से सहयोग करती है, यानी कि बैक्टीरिया, कुछ अन्यों की छोटी विशिष्ट मूल जो होती है वो नाइट्रोजन स्थिर करने वाले साइनोबैक्टीरिया के साथ सहयोग कर लेती है, उसे कहते हैं प्रवाल मूल। ओके, जो साइनोबैक्टीरिया होता है उसके साथ सहयोग कर लेती है, उसे कहते हैं प्रवाल मूल, और ऐसा होता है साइकस में। इसके तने जो होते हैं वो अशाखी होते हैं, और कुछ के तने शाखित भी होते हैं। अब जिनमें अशाखी तने पाए जाते हैं उसका एग्जाम्पल है साइकस, और जिनमें शाखित तने पाए जाते हैं उसका एग्जाम्पल है पाइनस और सीड्रस।
इनकी पत्तियां जो होती हैं वो सरल और संयुक्त होती हैं। साइकस में पिच्छाकार पत्तियां पाई जाती हैं जो कुछ वर्षों तक रहती हैं। और ये जो पत्तियां हैं वो ताप, नमी, मतलब बहुत अधिक ताप है, नमी है ज्यादा, तो उसको ये सहन कर जाती हैं, यानी कि इनमें सहन क्षमता ज्यादा होती है। शंकुआकार पौधों में पत्तियां जो होती हैं वो सुई की तरह होती हैं, जिससे क्या होता है, इनका सतही क्षेत्रफल कम होता है और मोटी और क्यूटिकल होती हैं। तो इस गुण के कारण इनमें सतह का क्षेत्रफल कम है, मोटी, क्यूटिकल इनकी मोटी है, तो ये पानी की हानि जो होती है वो कम करती है इससे। जिम्नोस्पर्म जो होते हैं विषम बीजाणु होते हैं। वे अगुणित लघु बीजाणु तथा बृहद बीजाणु बनाते हैं। और बीजाणु धानी में जहां पर बीजाणु रहते हैं, वो बीजाणु धानी में दो प्रकार के बीजाणु उत्पन्न होते हैं। ठीक है, लघु बीजाणु और बृहद बीजाणु। बीजाणु धानी बीजाणु पर्ण पर होती है। बीजाणु पर्ण सर्पिल की तरह तने पर लगे रहते हैं, यानी कि सर्पिलाकार होते हैं। ये सलत अथवा सघन शंकु बनाते हैं। शंकु जिन पर लघु बीजाणु पर लघु बीजाणु धानी होती है उन्हें लघु बीजाणु धानी कहते हैं अथवा नर शंकु कहते हैं। यानी कि जिन शंकु जो होते हैं उन पर लघु बीजाणु पर्ण होते हैं और उन्हें कहते हैं हम नर शंकु। प्रत्येक लघु बीजाणु से नर युग्मकोद्भिद संतति उत्पन्न होती है, जो बहुत ही न्यूनीकृत होती है और कुछ ही कोशिकाओं में सीमित रहती है। इसे न्यूनीकृत नर युग्मकोद्भिद को परागकण कहते हैं। यानी कि जो एंजियोस्पर्म में निषेचन का कारण बनेगा, जो परागकण होता है वो निषेचन करेगा, वो यहाँ पर लघु बीजाणु जो है उससे क्या होता है, इसका निर्माण होता है। लघु बीजाणु से नर युग्मकोद्भिद संतति उत्पन्न होती है। इस नर युग्मकोद्भिद को हम क्या कहते हैं, परागकण कहते हैं। ओके, परागकणों का विकास लघु बीजाणुधानी में होता है। जिस शंकु पर गुरु बीजाणु तक गुरु बीजाणुधानी होती है उन्हें गुरु बीजाणुधानिक कहते हैं। यानी कि लघु बीजाणु से किसका निर्माण हो रहा है, नर शंकु का, जिसे हम परागकण कह रहे हैं, नर लैंगिक अंग का, तो उसे हम परागकण कहते हैं। और जो गुरु बीजाणुपर्ण है, गुरु स्पर्म बीजाणु है, उससे मादा शंकु का निर्माण हो रहा है। ठीक है, तो दो प्रकार के नर अथवा मादा शंकु एक ही वृक्ष पर रहते हैं अथवा विभिन्न वृक्षों पर भी स्थित हो सकते हैं। तो जो पाइनस वृक्ष है उसमें दोनों ही नर और मादा शंकु एक ही वृक्ष पर प्रेजेंट रहते हैं, जबकि साइकस में अलग अलग होते हैं। नर शंकु, नर का वृक्ष अलग होता है और मादा का वृक्ष अलग होता है। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका बीजांडकाय की एक कोशिका से विभेदित हो जाता है। बीजांड एक स्तर द्वारा सुरक्षित रहता है और इस सघन रचना को हम कहते हैं बीजांड। यानी कि जो गुरु बीजाणु है जिससे कि मादा शंकु का निर्माण हो रहा है, वो मात्र कोशिका बीजांडकाय की एक कोशिका से विभाजित होता है। यानी कि बीजांडकाय की जो एक कोशिका है उससे विभेदित होता है गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। बीजांडकाय जो है वो एक अस्तर द्वारा, एक लेयर द्वारा सुरक्षित रहता है और इस सघन रचना को हम कहते हैं बीजांड। बीजांड गुरु बीजाणु पर्ण पर होते हैं जो एक गुच्छा बनाकर मादा शंकु बनाते हैं। और गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में मियोसिस द्वारा, जो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका है, मदर सेल जो है, उसमें मियोसिस के द्वारा 4 गुरु बीजाणु बन जाते हैं और ये गुरु बीजाणुधानी अकेला गुरु बीजाणु मादा युग्मकोद्भिद में विकसित हो जाता है। यानी कि जो 4 गुरु बीजाणु बन रहे हैं वो गुरु बीजाणुधानी में स्थित होते हैं और स्थित इसमें जो गुरु बीजाणु होता है वो किसमें डेवलप हो जाता है, आगे जाके मादा युग्मकोद्भिद में विकसित हो जाता है। इसमें 2 अथवा 2 से अधिक स्त्रीधानी और मादा जनन अंग होते हैं। बहुकोशिक मादा युग्मकोद्भिद को भी गुरु बीजाणुधानी में ही रह जाता है। यानी कि बहुकोशिक जो मादा युग्मकोद्भिद है वो भी गुरु बीजाणुधानी में ही रह जाता है। तो जो जिम्नोस्पर्म है जिनकी हम स्टडी कर रहे हैं अभी, तो वो दोनों ही नर तथा मादा युग्मकोद्भिद जो होता है वो ब्रायोफाइट या टेरोफाइट की तरह स्वतंत्र नहीं होते हैं। क्योंकि ब्रायोफाइट और टेरोफाइट में नर और मादा जो होते हैं युग्मकोद्भिद जो होता है वो स्वतंत्र होते हैं, जबकि यहाँ पर नहीं होते हैं। ये स्पोरोफाइट पर बीजाणुधानी में ही रहते हैं। बीजाणुधानी से परागकण बाहर निकलते हैं। ये गुरु बीजाणु यानी कि मादा शंकु पर स्थित बीजांड के छिद्र तक हवा द्वारा ले जाए जाते हैं।
परागकण से एक पराग नली बनती है जिसमें नर युग्मक होता है। यह पराग नली स्त्री धानी की ओर जाती है और वहां पर शुक्राणु जो है उसको छोड़ देती है और फिर होता है निषेचन। निषेचन के बाद क्या बनता है? युग्मनज बनता है। युग्मनज आगे जाकर के भ्रूण में विकसित हो जाता है और बीजांड से बीज बनते हैं। ये बीज ढके हुए नहीं होते हैं। ठीक है, यानी कि जो बीजांड उपस्थित थे वो बीजांड जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? बीज में कन्वर्ट हो जाते हैं और ये जो बीज होते हैं वो ढके हुए नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये तो था जिम्नोस्पर्म। अब हम पढ़ते हैं एंजियोस्पर्म के बारे में। यहाँ पर जिम्नोस्पर्म के ये पाइनस, साइकस और गिंकिको का, ये ऊपर वाला साइकस का है, ये पाइनस का। देखिए इसकी पिच्छाकार पत्तियां हैं, नुकीली पत्तियां हैं इसकी। और ये गिंकिको का प्लांट है। ये इसके बीज हैं और बीज कैसे होते हैं? इसके अनावृत होते हैं। अब है एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में क्या होता है? इसमें परागकण तथा बीजांड विशिष्ट संरचना के रूप में विकसित होते हैं जिसे हम कहते हैं पुष्प। जबकि जिम्नोस्पर्म में बीजांड जो होते हैं वो अनावृत होते हैं। एंजियोस्पर्म में बीज जो होते हैं वो आवृत होते हैं। एंजियो मीन्स आवरण, स्पर्म मीन्स बीज, मतलब ऐसे बीज जिनके ऊपर आवरण होता है, जो आवृत होते हैं, उन्हें हम एंजियोस्पर्म कहते हैं। ठीक है, और एंजियोस्पर्म मतलब काफी विकसित बीज हैं। एंजियोस्पर्म पुष्पी पादप है जिसमें बीज फलों के भीतर रहते हैं। यह पादपों में सबसे बड़ा वर्ग है। उनके वासस्थान भी बहुत ज्यादा है। इनका माप सूक्ष्मदर्शी जीवों बुल्फिया से लेकर सबसे ऊंचे वृक्ष यूकेलिप्टस तक होता है। यानी कि सबसे सूक्ष्म जो जीव है, सबसे सूक्ष्म पादप है वो है बुल्फिया और सबसे बड़ा वृक्ष जो है वो है यूकेलिप्टस, क्योंकि 100 मीटर से भी अधिक ऊंचाई होता है किसमें? एंजियोस्पर्म में। इनमें भोजन, चारा, ईंधन, औषधियां, अन्य उसे आर्थिक महत्व के उत्पाद भी प्राप्त होते हैं। इससे में मतलब बहुत सारे उत्पाद, ये तो एंजियोस्पर्म जो प्लांट्स हैं वो बहुत सारे प्रोडक्ट हमें देते हैं। ये दो वर्गों द्विबीजपत्री तथा एकबीजपत्री में विभक्त होता है। एकबीजपत्री मतलब जिसमें एक बीज पत्र रहता है, जैसे कि राइस है, वीट यानी कि गेहूं, चावल। और द्विबीजपत्री मीन्स जिसमें दो बीज पत्र होते हैं, जैसे कि पल्सेस हमारी जो दालें होती हैं वो बीज पत्र, दो बीज पत्र होते हैं उसमें। अब वो अरहर की जो भी दाल हो, जैसे हमारी मटर है तो मटर भी में दो बीज पत्र होते हैं, तो उसे कहते हैं द्विबीजपत्री। ठीक है, पुष्प में नर लैंगिक अंग पुंकेसर लघु बीजाणु पत्र है। यानी कि पुष्प में जो नर लैंगिक अंग होता है उसे हम कहते हैं पुंकेसर, वो लघु बीजाणु पत्र होता है। प्रत्येक पुंकेसर में एक पतला तंतु होता है जिसकी चोटी पर पराग कोश होते हैं। ठीक है, जो पुंकेसर होता है उसमें, जो पुंकेसर है उसमें क्या होता है? एक पतला तंतु होता है, फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो उसमें उसकी चोटी पर परागकोश होता है। ये यहाँ पर क्या है? ये परागकोश है। ठीक है, मियोसिस के बाद, जब इसमें मियोसिस होता है तो मियोसिस के बाद परागकोश से परागकण बनते हैं। अब यहाँ पे क्या बनेंगे? जब मियोसिस विभाजन होगा तो यहाँ पर बनेंगे परागकण। और पुष्प पे मादा लैंगिक अंग स्त्री केसर अथवा अंडक होते हैं। जब ये तो हो गया, जो पुंकेसर है वो हो गया नर जनन अंग। अब है मादा लैंगिक अंग, यानी कि मादा जनन अंग जो है वो है स्त्री केसर अथवा जिसे हम अंडक कहते हैं, उसमें प्रेजेंट होता है। स्त्री केसर में अंडाशय होता है जिसके अंदर एक या एक से अधिक बीजांड होते हैं। ठीक है, जो स्त्री केसर है उसमें क्या होता है? अंडाशय होता है, उसमें एक या एक से अधिक बीजांड होते हैं। बीजांड के अंदर बहुत ही न्यूनीकृत मादा युग्मकोद्भिद होता है। यानी कि जो बीजांड दिखाया गया है, जो बीज में परिवर्तित हो जाता है आगे जाकर के, उस बीज में बहुत ही न्यूनीकृत मादा युग्मकोद्भिद होता है जिसे हम कहते हैं भ्रूणकोश, या भ्रूणकोश को एम्ब्रायोसेक कहते हैं। ठीक है, भ्रूणकोश कहते हैं। अब भ्रूणकोश बनने से पहले उसमें मियोसिस होता है, इसलिए भ्रूण कोश की सारी कोशिकाएं कैसी होती हैं? अगुणित होती हैं, यानी कि डिप्लॉयड टू एन नहीं होती हैं, हैप्लॉयड होती हैं, एन होती हैं। यानी कि इसमें क्रोमोसोम की संख्या डिप्लॉयड में कितनी होती है? 46, जबकि यहाँ पर कितनी हो जाती है? 23। मतलब संख्या जो भी इस प्लांट में है, जो भी 2n है, तो वहां पे संख्या मियोसिस के बाद हैप्लॉयड में 1/2 रह जाएगी गुणसूत्रीय संख्या, उसे कहते हैं हैप्लॉयड।
ओके, प्रत्येक भ्रूण कोश में 3 कोशिकीय अंड समुच्चय होता है। एक तो होती है अंड कोशिका और 2 सहायक कोशिकाएं होती हैं और 3 प्रतिव्यासांत कोशिकाएं होती हैं और 2 ध्रुवीय कोशिकाएं होती हैं। यानी कि प्रत्येक भ्रूण कोश में 3 कोशिकीय अंड होते हैं और टोटल कोशिका कितनी होती हैं? 7। ठीक है, क्योंकि एक तो हो गई अंड कोशिका और 2 सहायक कोशिकाएं होती हैं और 3 होती हैं प्रतिव्यासांत कोशिकाएं, जबकि 2 ध्रुवीय कोशिकाएं, जिन्हें एक ही काउंट किया जाता है, 2 ध्रुवीय कोशिकाएं होती हैं। ओके, ये हो गया पूरी एंडो मतलब एम्ब्रायो सैक की कि क्या क्या उसमें होता है। तो 2 ध्रुवीय कोशिकाएं आपस में जुड़ जाती हैं। ठीक है, जो ये ध्रुवीय कोशिकाएं हैं जो सेंटर में प्रेजेंट रहती हैं, ये ध्रुवीय कोशिकाएं आपस में जुड़ जाती हैं। इनको क्या, आप जब 12th में आओगे तो 12th में पूरी डिटेल स्टडी की गई है इन चीजों की। तो 2 ध्रुवीय कोशिकाएं आपस में जुड़ जाती हैं जिसमें द्विगुणित द्वितीयक केंद्रक बनता है। जब 2 ध्रुवीय कोशिकाएं आपस में जुड़ जाएंगी तो किसका निर्माण करेंगी? द्विगुणित द्वितीयक केंद्रक का। परागकण परागकोश से निकलने के बाद हवा तथा अन्य एजेंसियों द्वारा, मतलब हवा के द्वारा या फिर पानी के द्वारा या फिर किसी और जीव जंतु के द्वारा स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित कर दिए जाते हैं। जब वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण हो जाता है परागकणों का, तब परागकण वर्तिकाग्र पर अंकुरित होते हैं। यानी कि जो वर्तिकाग्र है, जो फीमेल जनन अंग है, वहां पर क्या करता है, वर्तिकाग्र पे पोलन ग्रेन यानी कि एक नलिका बना लेता है अंदर जाने के लिए। ठीक है, पराग नली का डेवलपमेंट कर लेता है। तो परागकण वर्तिकाग्र पर अंकुरित होते हैं जिससे क्या बनती है? पराग नली बनती है। और पराग नली वर्तिकाग्र तथा वर्तिका के ऊतकों के बीच से होती हुई बीजांड तक पहुंचती है। यानी कि जब ये यहाँ पर परागकण जो है वर्तिकाग्र पर, ये वर्तिकाग्र समझ लो, ये वर्तिकाग्र है, यहाँ पर जब परागकण आ गए, ये परागकण, तो यहाँ पर ये जो जगह है, यहाँ पर ये जो फाइबर लाइक स्ट्रक्चर है, इसमें पराग नली बन जाएगी। जो परागकण है वही अंकुरित होकर के यहाँ पर परागनली बना लेते हैं। और वर्तिका, ये है वर्तिका, वर्तिका के जो ऊतक हैं उनके बीच से होती हुई ये यहाँ पर जो बीजांड उपस्थित होता है, बीजांड में पहुंचती है। परागनली भ्रूणकोश के अंदर जाती है जहां पर फटकर यह 2 नर युग्मक को छोड़ देती है। यानी कि ये ऊपर से आई, यहाँ से आकर के इसने यहाँ पर 2 नर युग्मकों को छोड़ दिया। ठीक है, अब यहाँ पर जब नर युग्मक को छोड़ देती है तो इनमें से एक नर युग्मक जो होता है वो अंड कोशिका से संकलित हो जाता है, जिससे एक युग्मनस बन जाता है। और दूसरा नर युग्मक जो है वो द्विगुणित द्वितीयक केंद्रक से संकलित हो जाता है, जिससे त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक बन जाता है। ठीक है, जैसे इसको यदि हम समझें तो देखिए इस तरीके से होता है। देखिए जैसे ये है, एक सेकेंड, इसका हम स्ट्रक्चर बना के आपको बता देते हैं। ठीक है, जैसे कि ये है एम्ब्रायो सैक, अंड कोशिका है, बीजांड के अंदर प्रेजेंट है ये। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें देखिए, इसमें हमने पढ़ा था यहाँ पर एक अंडकोशिका और 2 सहायक कोशिकाएं उपस्थित होती हैं। अब मान लीजिए ये एक अंडकोशिका उपस्थित है यहाँ पर और 2 इसकी ये क्या है, सहायक कोशिकाएं प्रेजेंट है। यानी कि यहाँ पर ये 3 कोशिकाएं प्रेजेंट हो गई, 1 2 एंड 3। और यहाँ पर बीच में जो है वो 2 पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट है। ठीक है, और यहाँ पर 3 प्रतिव्यासांत कोशिकाएं हम कहते हैं एंटीपोडल सेल्स। यहाँ पर ये 3 प्रतिव्यासांत कोशिकाएं उपस्थित हैं। अब जब यहाँ पर पोलन ग्रेन, वो परागकण आएगा, पराग नली के थ्रू जब परागकण आएगा तो वो यहाँ पर आएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या करेगा, वो 2 नर युग्मक को छोड़ देगा। एक नर युग्मक तो ये जो अंड कोशिका है इससे संकलित हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर, और दूसरा नर युग्मक जो है वो यहाँ पर पोलर न्यूक्लियाई से जुड़ जाएगा, पोलर न्यूक्लियाई के साथ कनेक्शन कर लेगा अपना। ठीक है, यहाँ पर संकलित हो जाता है।
जिससे क्या होता है, त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणकोश का निर्माण हो जाता है। यानी कि यहाँ पर अगर डबल केंद्रक था, यहाँ पर त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक बन जाता है, क्योंकि एक जो नर युग्मक आया वो और दो पहले से पोलर न्यूक्लियाई थे, वो क्या करेंगे, त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक का निर्माण कर देते हैं। और यहाँ पर जो ये जो अंडकोशिका से संगलित हो रहा था ये केंद्रक, ठीक है, तो वो क्या करेगा, युग्मनज का निर्माण करेगा। युग्मनज जो है आगे जाकर के भ्रूण का डेवलपमेंट करेगा और बीज का भ्रूण का डेवलपमेंट करेगा आगे जाके। जायगोट जो होगा, जायगोट का निर्माण होकर के भ्रूण का निर्माण करेगा आगे। ठीक है, तो इसलिए हम क्या एंजियोस्पर्म में कहते हैं कि डबल फर्टिलाइजेशन होता है। तो ये द्विनिषेचन हो गया, क्योंकि एक केंद्रक यहाँ पर जुड़ गया एंडकोशिका से और दूसरा केंद्रक जो है वो यहाँ पर जुड़ गया पोलर न्यूक्लियाई से, इसलिए हम किसको कहते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। तो डबल फर्टिलाइजेशन जो होता है वो एंजियोस्पर्म का एक अद्वितीय गुण होता है, मतलब ये किसी और में नहीं होता है, सिर्फ एंजियोस्पर्म में ये पाया जाता है। ओके, अब क्या है, अब युग्मनज जो होता है, जो जाइगोट बना है, वो भ्रूण में विकसित हो जाता है आगे जाकर के। ठीक है, अब ये एक अथवा दो बीजपत्र हो सकते हैं। और प्राथमिक भ्रूणपोष के अंदर भ्रूणपोष में विकसित हो जाता है। यानी कि भ्रूणपोष क्या होता है, जो भ्रूण को खाना देता है। जब तक वो अदर चीजों से, मतलब प्लांट खुद ही भोजन का निर्माण नहीं करने लगता, तब तक भ्रूणपोष जो है वो भ्रूण को भोजन देगा। तो भ्रूणपोष जो है वो विकासशील भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। इन घटनाओं के दौरान बीजांड से बीज बन जाते हैं तथा अंडाशय से फल निर्माण हो जाता है। यानी कि जो हमारा अंडाशय है, ओवरी है, उससे फल का निर्माण हो जाता है और जो बीजांड है उससे बीज का निर्माण हो जाता है। एंजियोनिषेचन के बाद सहायक कोशिकाएं हैं और प्रतिव्यसन कोशिकाएं, ये सारी कोशिकाएं जो हैं वो विलुप्त हो जाती हैं और एंजियोस्पर्म विकसित हो जाता है। एंजियोस्पर्म जो प्लांट है, ये कोशिकाएं विकसित होने पर लुप्त हो जाती हैं। ठीक है, ये जो है ये एंजियोस्पर्म का जीवन चक्र दिखाया गया है। देखिए इसमें अगर हम समझें, देखिए ये परागकोश है, ठीक है, ये तंतु है इसका, और ये क्या है, परागकोश है। ठीक है, यानी कि ये मेल है और यहाँ पे ये जो है गुरु बीजाणु, ये जो वर्तिका स्टाइल जो आपको दिखा रहे हैं वर्तिकाग्र, ये फीमेल जनन अंग है। तो जो परागकोश है, परागकोश में क्या प्रेजेंट रहता है, लघु बीजाणु मात्र कोशिका प्रेजेंट होती है। यानी कि लघु बीजाणु धानी जिसे हम कहते हैं, जिसमें लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है और ये लघु बीजाणु के अंदर ही किसका डेवलपमेंट होता है, परागकण का। तो परागकण बन जाते हैं। ठीक है, अब परागकण क्या है, नर युग्मोद्भिद है, यानी कि फीमेल मेल गैमेटोफाइट है परागकण। तो ये मेल गैमेटोफाइट जो है वो दो युग्मकों को लेके जा रहा है। यहाँ से ये देखिए दो युग्मक हैं इसके, दो युग्मक जो है यहाँ तक आए। अब देखिए, और यहाँ पे क्या है, वर्तिका बताई गई है जो फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट करेगी आगे जाके। तो जो वर्तिका है, अब ये जो परागकण है, ये वर्तिका तो पहले खुद का डेवलपमेंट हो जाए इसका, तो गुरु बीजाणु धानी ये बनाती है अपने अंदर, बीजांड का निर्माण करती है और ये गुरु बीजाणु धानी जो है ना वो यहाँ पर पूरा डेवलपमेंट हो जाता है। इसकी ये तीन जो हैं वो तीन एंटीपोडल सेल्स प्रेजेंट हैं और यहाँ पर एक अंडकोशिका और दो सहायक कोशिका प्रेजेंट है और दो पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट है। तो ये दो जो युग्मक आ रहे हैं, एक ये दोनों युग्मक आकर के एक तो अंडकोशिका से संलग्न हो जाएगा और दूसरा जो है यहाँ पर पोलर न्यूक्लियाई से संगलित हो जाएगा। तो अंडकोशिका से जो संगलित होगा युग्मनस, वो क्या बनाएगा, यहाँ पर युग्मनस बना देगा, यानी कि जाइगोट का निर्माण कर देगा। ठीक है, और जाइगोट जो है वो आगे जाकर के ये किसमें, भ्रूण में डेवलपमेंट हो जाएगा। ठीक है, और जो ये तीन जो कोशिकाएं थी, ये पोलर न्यूक्लियाई और एक जो नर केंद्रक वो परागकण आया है, तो परागकण तीन कोशिकाएं बना देगा, तीन केंद्रक का निर्माण कर देगा और आगे जाकर के भ्रूणपोष में डेवलपमेंट हो जाएगा। तो ये युग्मनस को खाना प्रदान करता है, मतलब एक तरीके से कहा जाए पोषण प्रदान करता है। ठीक है, तो ये भ्रूण का निर्माण हो जाता है और ये भ्रूण आगे जाकर के बीजाणु उद्भिद यानी कि एक प्लांट का निर्माण कर देता है। ठीक है, बीज का निर्माण कर देता है और बीज को जब मतलब बीज का निर्माण कर रहा है और बीज को जब अनुकूल परिस्थितियां मिलती हैं, उसको ऐसा वातावरण मिलता है कि वो ग्रो कर सकता है, तब वो प्लांट का निर्माण कर देगा। तो ये तो थे इसका जीवन चक्र। ये देखिए युग्मकोद्भिद जो है ना,
ये एन संतति यानी कि हैप्लॉइड बनाता है यहाँ पर। इसके परागकण जो क्या होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं। ठीक है, और जो बीजाणु उद्भिद, जिन प्लांट्स में स्पोरोफिटिक जो कंडीशन होती है, बीजाणु उद्भिद जो होता है उसमें जो संतति होती है वो कैसी होती है, डिप्लॉयड होती है। बीजाणु कैसे रहते हैं, डिप्लॉयड होते हैं, जबकि यहाँ पर जो परागकण है वो कैसा है, हैप्लॉयड है। लेकिन जब यहाँ पर ये अंडकोशिका में, अंडकोशिका से जब ये संगत हो जाता है तब ये भी युग्मनस भी यहाँ पर डिप्लॉयड हो जाता है। तो ये तो होती है यहाँ पर डिप्लॉयड कंडीशन। ओके फ्रेंड्स, तो ये जीवन चक्र हो गया कंप्लीट। अब आता है पादप जीवन चक्र संतति या पीढ़ी एकांतरण, यानी कि पादप जीवन चक्र हो गया। अब पीढ़ी एकांतरण होता क्या है, तो देखिए अगुणित पादपकाय जो होता है, पादप में अगुणित तथा द्विगुणित कोशिकाएं माइटोसिस द्वारा विभक्त होती हैं, जिसके कारण विभिन्न काय अगुणित तथा द्विगुणित बनते हैं। यानी कि माइटोसिस द्वारा जब इक्वेशनल डिवीजन हो रहा है, समान विभाजन हो रहा है, जिसे माइटोसिस कहते हैं, जब ये विभाजन हो रहा है तो जो कोशिकाएं अगुणित हैं वो अगुणित ही रहेंगी, जो द्विगुणित हैं वो द्विगुणित ही रहेंगी। ओके, तो अगुणित पादपकाय जो होती है वो माइटोसिस द्वारा युग्मक बनाते हैं। इसमें पादपकाय युग्मकोद्भिद होता है। निषेचन के बाद युग्मनज में भी माइटोसिस द्वारा विभक्त होता है। यानी जब निषेचन हो जाता है तो जो जाइगोट बनता है, जाइगोट भी माइटोसिस द्वारा विभक्त होता है, जिसके कारण द्विगुणित स्पोरोफाइट पादपकाय बनता है। यानी कि यहाँ पर एक समझने वाली बात है कि जो अगुणित है, अगुणित पादपकाय है, मतलब ये समझ लीजिए ये अगुणित पादपकाय है, इसमें क्या हुआ, माइटोसिस डिवीजन हुआ, इक्वेशनल डिवीजन हुआ। यानी कि इसमें ऐसा नहीं है कि मियोसिस की तरह गुणसूत्रों की संख्या है वो आधी रह जाएगी, हैप्लॉइड हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। जो पैतृक इसमें जो भी जितने भी गुणसूत्र हैं वो ही संतति में रहेंगे यहाँ पर। तो माइटोसिस डिवीजन कर रहा है यहाँ पर। ओके, तो माइटोसिस के द्वारा ये पादपकाय युग्मकोद्भिद बनाता है। तो जो पादपकाय युग्मकोद्भिद बनी है वो भी डिप्लॉयड ही है, जो हैप्लॉइड ही है, क्योंकि पहले से ही हैप्लॉइड है ये। ओके, और निषेचन के बाद जब निषेचन हो जाता है तो जो युग्मनज बनता है उसमें भी माइटोसिस तो होगा, उसमें तो माइटोसिस जो होता है माइटोसिस द्वारा विभक्त होते हैं, जिसके कारण द्विगुणित स्पोरोफाइट पादपकाय बनाते हैं। तो इस पादपकाय में मियोसिस द्वारा अब होगा मियोसिस डिवीजन। ठीक है, जब ये पादपकाय बन गई तो इसमें मियोसिस डिवीजन द्वारा तो द्विगुणित से क्या हो जाएगा, अगुणित बीजाणु बनते हैं, अगुणित बीजाणु बन जाएंगे क्योंकि यहाँ पर मियोसिस डिवीजन हो रहा है। तो ये अगुणित बीजाणु माइटोसिस विभाजन द्वारा पुनः अगुणित पादपकाय बनाते हैं, क्योंकि पहले से ही अगुणित थे और फिर उसमें ओनली सिंगल ही माइटोसिस फिर विभाजन कर रहा है तो फिर से अगुणित पादपकाय बना देते हैं। इस प्रकार किसी भी लैंगिक जनन करने वाले पौधों के जीवन चक्र के दौरान युग्मकों जो अगुणित युग्मकोद्भिद बनाते हैं और बीजाणु जो द्विगुणित स्पोरोफाइट बनाते हैं के बीच संतति पीढ़ी एकांतरण चलता रहता है, पीढ़ी एकांतरण होता है। यानी कि युग्मकोद्भिद जो थे वो अगुणित और जो स्पोरोफाइट बना रहे हैं मतलब बीजाणु जो बना रहे हैं वो द्विगुणित बनाते हैं। कि जैसे कि आप यहाँ पे एग्जाम ये दिया गया है पूरा, जैसे ये युग्मनज है, जाइगोट है, इसने मियोसिस डिवीजन किया, यहाँ पर हैप्लॉइड बीजाणु बन गए, स्पोर बन गए। अब यहाँ पर ये युग्मकोद्भिद बन गया और आगे युग्मक जनन करने के बाद युग्मक संलयन हुए और वापस से जाइगोट का निर्माण हो गया डिप्लॉइड का। ठीक है, अब ये है स्पोरोफिटिक अवस्था, यानी कि बीजाणु उद्भिद की, बीजाणु उद्भिद डिप्लॉयड है, डिप्लॉयड से इसमें भी मियोसिस हुआ और हैप्लॉयड बनाया और यहाँ पर युग्मक संलयन हो गए और वापस से युग्मनज का निर्माण हो गया 2n का। ये द्विगुणित अवस्था होती है, ये अगुणित अवस्था होती है हैप्लॉयड, यहाँ पर ये द्विगुणित अवस्था होती है और बीजाणु उद्भिद वापस से 2n का निर्माण कर देते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल जो है जैसे कि यहाँ पर इसको देखा जाए कि बीजाणु उद्भिद जो होती है मतलब स्पोरोफिटिक जो अवस्था होती है उसमें केवल एक कोशिका वाला युग्मनज होता है। ठीक है, इसमें कोई भी मुक्त जीवी स्पोरोफाइट नहीं होता है। युग्मनज में मियोसिस विभाजन होता है, जो जाइगोट बना है उसमें मियोसिस डिवीजन होगा जिससे अगुणित बीजाणु बनते हैं और अगुणित बीजाणु ही आगे जाकर के गैमेटोफाइट का निर्माण करते हैं, यानी कि युग्मकोद्भिद बनाते हैं।
किसके? माइटोटिक विभाजन के द्वारा। ठीक है, तो ऐसे प्रभावी प्रकाश संश्लेषी और मुक्त जीवी यूकोद्भिद होते हैं। इस प्रकार के जीवन चक्र को हम कहते हैं अगुणितक। ठीक है, जैसे कि बॉलवॉक्स, स्पायरोगारा और क्लोमेडोनास की कुछ स्पीसीज होती हैं, उनमें इस प्रकार का अगुणित जीवन चक्र पाया जाता है। और कुछ ऐसे भी होते हैं जिसमें जहां पर पादप द्विगुणित बीजाणु उद्भिद प्रभावी प्रकाश संश्लेषी मुक्त होता है। यूकोद्भिद एक कोशिकीय अथवा कुछ कोशिकीय अगुणित होते हैं। जीवन चक्र की इस अवस्था को हम द्विगुणित कहते हैं। सभी बीज वाले जो पौधे होते हैं अर्थात जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, उसमें इसी प्रकार का पैटर्न होता है। ठीक है, और ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट में जो है मिश्रित पैटर्न होता है, यानी कि अगुणितक और द्विगुणितक दोनों प्रकार का पैटर्न पाया जाता है ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट में। ओके, तो यहाँ पर ये एग्जाम्पल दिए गए हैं इसके कि अधिकांश शैवाल में अगुणितक पैटर्न होता है, जिसमें जैसे कि एक्टोकार्पस, पॉलीसाइफोनिया, केल्प में अगुणितक और द्विगुणितक पैटर्न यानी कि दोनों ही पैटर्न पाए जाते हैं। इसके कुछ अपवाद हैं। वैसे ये दोनों पैटर्न जो है एक साथ वो किसमें पाए जाते हैं? ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट्स में। ओके, तो ये तो था थर्ड चैप्टर, वो कंप्लीट हो गया है। जो भी आपकी क्वेरी हो वो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं फ्रेंड्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा हर चीज। तो आगे अब नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे जो कि एनिमल किंगडम है, जंतु जगत को। चैनल को सब्सक्राइब